नमस्कार। आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा अन्नकूट का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज से 2 से 3 दिन के बाद सनातन धर्म का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ हो जाएगा, जिसे अब पूरे भारत में बहुत ही श्रद्धा आस्था से गाजे बाजे के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। और यहीं सेबी सहारा केस एक निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बस यही समय है और सही समय है सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा जागरूक होकर के एक साथ प्रयास करने का। जो कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके तरफ से जो आईए लगे हैं, रेट पिटीशन लगाए गए हैं, उस पर सुनवाई हो, तो वो एक एग्जाम्पल रख सकते हैं कोर्ट के सामने। जिस तरह से पिनाक पानी मोहंती केस में 6 मई को सुनवाई हुई थी, फिर उसके बाद 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जबकि उस डेट को लिस्टिंग बिल्कुल नहीं किया गया था, लेकिन वो स्पेशल सुनवाई कुछ आईए पर हुई थी और उसी में एजेंट की तरफ से जो आईए लगाया गया था उसको सुनवाई के लिए मेंशन भी किया गया था। लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से लिस्टिंग करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पाई। और वहीं सेबी सहारा केस में 2 आईए को लिस्टिंग कराने के लिए चीफ जस्टिस के सामने स्पेशल सुनवाई की गई और उस आईए को लिस्टिंग कराया गया, जिसकी सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। यानी सब मिला करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिनाक पानी मोहंती केस हो या सेबी सहारा केस हो, स्पेशल सुनवाई करवा करके आईए को लिस्टिंग कराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने समय भी दिया और सुनवाई भी की और आईए को लिस्टिंग करने का आर्डर भी जारी किया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी लोग, जो पिनाक पानी मोहंती केस हो या सेबी सहारा केस हो, आपके एडवोकेट की तरफ से एक बड़ा प्रयास करने की जरूरत है कि अगली सुनवाई के पहले आपके आईए और रिट पिटीशन की सुनवाई के लिए कोर्ट डेट लिस्टिंग करे। एक बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों की आईए पर सुनवाई होगी नहीं, सहारा ग्रुप की सभी कंपनियों के निवेशकों के भुगतान को लेकर के जो निवेशकों की पीड़ा आपके माध्यम से कोर्ट तक पहुंचेगी, उससे वो कोर्ट अवगत हो पाएगा। अन्यथा जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, कहीं इसी तरह से होता चला गया तो फिर ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है। तो आशा करते हैं कि अगली सुनवाई के पहले, जो कि सेबी सहारा केस 17 नवंबर को सुना जाना है और पिनाक पानी मोहंती केस तो लंबे समय बाद डेट लिस्टिंग उसका किया जा रहा है। फिलहाल वो 16 दिसंबर का लिस्टिंग डेट है। तो कोशिश करें कि उसके पहले कोर्ट को किसी तरह से आप मनाने में कामयाब हों और आपकी आईए और रिट पिटीशन को सुना जाए, क्योंकि सहारा ग्रुप अभी कई स्टेट में लगातार बिजनेस कर रही है। कई कंपनियों के उसके प्लान निवेशकों के बीच में चलाए जा रहे हैं। पुराने मैच्योर हो चुके खातों का पेमेंट देने की बजाय ऊपर से ऑर्डर नहीं है ऐसा कहा जा रहा है और नए अब इन्वेस्ट कराए जा रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, तेलंगाना से स्टार मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्लान को लगातार वहाँ पर निवेशकों के बीच में चलाया जा रहा है। और मैं वाकई हैरान हूँ कि पूरे देश में सहारा ग्रुप को लेकर के क्या क्या बातें चल रही हैं, लेकिन वहाँ का हाई कोर्ट उनको बिजनेस करने का ऑर्डर दिया हुआ है और वहाँ नए निवेश लगातार कराए जा रहे हैं। जबकि वहीं से हमारे एक सब्सक्राइबर साथी हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि स्टार्स मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बॉन्ड उनके पास हैं और उसी के ग्लोबल गोल्डन स्कीम में करोड़ों रुपए उनके निवेश हैं। और वहीं पर हेल्थोरियम कॉइन का जब स्कीम चला था उसमें भी उनका इन्वेस्ट लगा हुआ है, लेकिन उनका भुगतान देने के लिए वहाँ कोई रास्ता नहीं खुला है। री इन्वेस्ट, न्यू इन्वेस्ट लगातार कराया जा रहा है, जबकि हेल्थोरियम कॉइन का प्लान इनका हमें लगता है कि 2017-18 में चल रहा था। वो एक ऐसा प्लान है कि जिसका डिटेल लेने के लिए भी स्थिति नहीं बन रही है। हेल्थोरियम कॉइन टोकन आखिर में जिन्होंने पैसा अपना जमा किया है, इन्वेस्ट किया है इस प्लान में, उनका पैसा कैसे मिलेगा, कैसे सहारा रिटर्न करेगी, यह सब गोलमाल हो चुका है। स्टार मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव में जो स्कीम ग्लोबल गोल्डन है उसका पैसा कैसे मिलेगा। मैच्योरिटी के नाम पर ऊपर से आदेश नहीं है, री इन्वेस्ट, न्यू इन्वेस्ट लगातार कराएगी। इन सब बातों का जवाब, जिनका कि सहारा शीर्ष प्रबंधन से लगातार बात होता रहता है, इस बातों पर जवाब नहीं देते कि जहां ब्रांच खुले हैं वहां से पुराने निवेशकों का जिनका खाता मैच्योर हो चुका है उनका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे निवेशक लगातार कह रहे हैं कि
ब्रांच से भुगतान होना चाहिए, ब्रांच खुलवाने की कोशिश करिए। जबकि सेबी सहारा केस हो या पिनाक पानी मोहंती केस हो, उसमें सहारा ग्रुप की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है कि हम ब्रांच खोल करके सबका पूर्ण भुगतान करना चाहते हैं। जितनी कंपनियां हमने बनाई, उन कंपनियों में जितनी भी स्कीम मैंने लॉन्च की, उन सब का पैसा मैं ब्रांच के जरिए दूंगा, नहीं तो सही से भुगतान नहीं हो पाएगा। ये करना चाहिए कि नहीं सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन को। ये सहारा के सोशल मीडिया पर जो पक्ष रखते हैं वही बताएं कि ऐसा एफिडेविट सहारा ग्रुप कब लगाने जा रही है, सेबी सहारा केस में या पिनाक पानी मोहंती केस में, कि मैं ब्रांच से भुगतान करूंगा तभी हो पाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से सीआरसीएस पोर्टल पर 100 में 97-98 लोगों का डेफिशिएंसी आया है, पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, इसी तरह से कोई भी पोर्टल आएगा उससे भुगतान इसी तरह से होगा, बिना ब्रांच खोले भुगतान नहीं होगा। और ये सही भी है। तो क्या सहारा ग्रुप ऐसा करेगी क्या? सहारा के लिए ही कार्य करने वाले एक एजेंट हैं, कमेंट बॉक्स में उन्होंने बोला है कि मैंने सहारा में काफी पैसा जमा करवाया है, लेकिन संयोगवश उनके पास कोई डिटेल नहीं है। क्या उनका कमीशन का पैसा मिल पाएगा? तो मैंने अपनी तरफ से उनको एक सलाह दी है कि आप अपने कोर्ट के साथ अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, कोशिश करें कि जो आपके कोर्ट के नीचे पैसा जमा कराया गया है और अगर कमीशन का पैसा आपको रिलीज नहीं किया गया है तो आप एक प्रयास कर सकते हैं इस तरह से। इन सारे देनदारी के लिए सहारा शीर्ष प्रबंधन क्या कर रहा है? ई स्कूट रेंटल है, उसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके पेमेंट के लिए सहारा ग्रुप का क्या तैयारी है? ये डील होने के बाद इनका पैसा कैसे देगी सहारा ग्रुप? जो हजारों लोग सहारा में पैसा जमा कर चुके हैं और उस समय के सहारा ब्रांचों के अंदर की कमियों की वजह से या बिना जागरूकता की वजह से नॉमिनीज अगर उसमें मेंशन नहीं किए गए हैं तो उनके परिवार के लोगों को उनके हक का डेथ क्लेम कैसे मिलेगा? ये सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन इसके बारे में कोर्ट को अवगत करें। क्या रोड मैप है डेथ क्लेम वालों को पैसा रिफंड करने का? और साथियों, मैं हूं या अन्य सहारा के निवेशकों और कर्मचारियों के हित के लिए लगातार जो आवाज उठाते आ रहे हैं, उन सभी की मंशा यही है कि जिस प्रकार से सहारा के बहुत सारे कंपनी हैं, उसमें बहुत सारे प्लान स्कीम चलाए गए, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ ब्रांच से ही भुगतान संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार कई स्कीमें चला करके ये पैसा इन्वेस्ट कराए हैं, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग बांड। तो कम से कम सीआरसीएस पोर्टल में एक वेब पेज ऐड करके कम से कम सबका डाटा सीआरसीएस पोर्टल में एक एक्स्ट्रा वेब पेज ऐड करके सहारा ग्रुप के द्वारा चलाए गए सहारा के सारे कंपनी का, सारे प्लान का एक डाटा कलेक्शन सरकार करे, ताकि एक अनुमानित सहारा ग्रुप की लायबिलिटी को कंफर्म किया जा सके। और उसमें जो आज दुनिया में नहीं है, डेथ कर चुके हैं, वो हलफनामे के साथ डेथ क्लेम भी करें, पूरे प्रमाण के साथ करें, लेकिन सबका रास्ता ओपन किया जाए। उसमें ना किसी कंपनी का लिमिटेशन हो, किसी भी कंपनी का आवेदन उसमें किया जा सके, अपना डाटा सरकार के पास भेजा जा सके। अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, जिसका 1 रुपया जमा हो या 1 करोड़ जमा हो या 5 करोड़ जमा हो, सभी लोग अपने पैसे के लिए उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें और वो डाटा सरकार तक पहुंचे और सरकार उसको कड़ाई के साथ सहारा ग्रुप से प्रमाणित करवाए कि ये बांड जब सहारा के ब्रांच से दिया गया है तो अब इसको आप प्रमाणित कराइए, आपके पास अब अडानी डील के बाद फंड मौजूद हो जाएगा, तो ये सब पैसा सभी निवेशकों को वापस किया जाएगा। उसके लिए प्रशासन के देखरेख में सीसीटीवी कैमरे के साथ ब्रांच को क्रमशः खोला जाए और अगर प्रमाणित करने की जरूरत पड़े ब्रांच से तो प्रमाणित भी कराया जाए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे पूरे सहारा ग्रुप के सभी कंपनी के सभी प्लान के सभी स्कीमों के डेथ क्लेम के साथ सबका पूर्ण भुगतान हो पाएगा। अगर सहारा ग्रुप का मन बदला है, पेमेंट वो अपने निवेशकों का पूरा करना चाहता है, तो सहारा ग्रुप भी आ गया है। सरकार बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करे और कोर्ट सारे आर्गुमेंट्स को देखने के बाद पूरे देश के निवेशकों और कर्मचारियों के हित से जुड़े हुए जजमेंट को दे और लंबा ना खींचे, अब तारीख पर तारीख नहीं। यूं ही 2008 से ये मामला उलझता आज तक चला रहा है। तो बहुत हो गए, 16-17 साल निकल चुके हैं, अब और नहीं। लगभग शुरुआत के दौर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, लगभग वो पीढ़ी बदलने की दौर शुरू हो चुकी है, तो अब और लंबी तारीख नहीं। और मुझसे लगातार सवाल सहारा की तरफ से बातें रखने वाले कमेंट बॉक्स में करते हैं कि और कंपनियों के लिए मैं आवाज़
क्यों नहीं उठाता हूं, उनका पैसा दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करता हूं, तो आप मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो आप देखते आएंगे। तो बहुत सारी कंपनियों के बारे में मैंने जिक्र किया है। PACL है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था। हाल फिलहाल में जितनी कंपनियां 50 करोड़ 100 करोड़ कुछ 100 करोड़ रुपए ले लेकर के भागी हैं, सबके बारे में मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सभी को अवगत कराया है। बशर्ते ये सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि जल्द कोई सुनवाई नहीं करता, क्योंकि कोर्ट के अंदर इतना लंबा समय तक केस चलता है कि सारे फैक्ट को उस बीच में या तो सेटल्ड कर लिया जाता है इस सिस्टम के लोगों के साथ मिल करके, या तो सारे प्रॉपर्टियों को धीरे धीरे अंदर ही अंदर बिक्री करके खत्म कर लिया जाता है, सारे एविडेंस को भी समाप्त कर लिया जाता है। कुछ बीच में बचा ही नहीं रहता है कि वो निवेशकों को फिर दिया जा सके। लंबा समय तक केस चलाइए, बीच में समय मिलेगा, सब कुछ उसमें सेटल कर लीजिए, एविडेंस को समाप्त कर लीजिए। तो इस भ्रष्ट सिस्टम से कैसे कोई लड़ सकता है? सिर्फ आवाज ही ना बुलंद किया जा सकता है कि कुछ तो सिस्टम सुधरे। जिन जनता के टैक्स के पैसों से, उनके वोट से सरकार और ये पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो, सभी चलते हैं। उसमें बैठे ईमानदार लोग कुछ प्रयास करें कि कुछ सिस्टम तो बदले। मैं अपनी तरफ से आवाज़ लगातार उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं सहारा के लोगों से या किसी भी ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे की कमियों का उदाहरण देते हैं, तो वो गलत करते हैं। दूसरे के अपराध के आड़ में आप अपने बड़े अपराध को छुपा नहीं सकते, ना ही आप बच सकते हैं। एक सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक क्रमशः अपराध के अनुसार ही केस सुनवाई के लिए बने हैं। कुछ सुनवाइयों के लिए कंज्यूमर फोरम बना है, ट्रिब्यूनल बना है। तो जिस तरह का अपराध, उस तरह के न्याय व्यवस्थाओं में केस को सुना भी जाता है। उदाहरण मैंने दिया है ना कमेंट बॉक्स में कि एक चिंदी चोर और एक हर्षद मेहता जैसा आर्थिक अपराधी में अंतर होता है। तो वही अंतर है सहारा ग्रुप से जुड़े इस मुद्दे में और इस पूरे सारे सिस्टम में। इस तरह से कह करके नहीं बचा जा सकता कि उस समय की सरकार थी, किसने क्या चिट्ठी लिखी थी, कौन से वित्त मंत्री थे जिनके वजह से यह सब हुआ। दूसरों पर दोष मढ़ने की बजाय इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया जाना चाहिए था। कोर्ट के कहे गए अनुसार वाकई में काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट लगातार सपोर्ट करती गई है, लगातार समय देती गई है सहारा ग्रुप को, और ये लगातार उन चीजों पर खरे नहीं उतरे। लगातार कई कंटेम्प्ट पिटीशन इनके विरुद्ध फाइल हुए। प्रयास ये करना चाहिए था, आप इतनी बड़ी कंपनी के रूप में थे तो सबसे सामंजस्य बिठाना चाहिए था। उस समय परिस्थितियां जैसी भी हो उसको अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय जिद में, अहम में कि मैं सही हूँ, सारा सिस्टम भ्रष्ट है, गलत है। क्योंकि कोई कुछ भी कर ले, आज़ादी के बाद से जो सिस्टम बन गया है भारत का, इसको बदलना लगभग नामुमकिन है। थोड़ा सुधार हो जाए उतना ही बहुत है। तो जीना है इसी सिस्टम में, रहना है इसी सिस्टम के मुताबिक। बस उसमें कुछ कोशिशें अपनी तरफ से और कुछ इस तरह से हालात पैदा किया जाना चाहिए कि अगला भी थोड़ा सा कुछ उसका मन परिवर्तित हो और एक बीच का रास्ता ऐसा निकले जिससे कि बहुत सारे लोगों का भलाई हो। इससे कुछ अलग उलट सिस्टम नहीं चल सकता। चलिए साथियों, मेरे तरफ से लगातार करोड़ों निवेशकों के लिए, सहारा ग्रुप के लाखों कर्मचारियों के लिए, उनके हक का न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।